गाजर का हलवा। सर्दी का मौसम आ गया है और आपको पता है सर्दियों में तो कोई ऐसा दिन नहीं रहता जो मेरे मायके में गाजर ना आती हो। हाँ बेटा, सही कह रही है। गाजर का हलवा तो सर्दियों की शान है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको गाजर का हलवा पसंद ना हो। और गाजर के हलवे की बात हो और स्वीटी के मम्मी के हाथ के गाजर के हलवे की तारीफ ना करो तो समझ लो बात अधूरी रह गई। क्या स्वीटी? मम्मी जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपको मेरी मम्मी के हाथ का गाजर का हलवा इतना पसंद आता है। नहीं तो ऐसी कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है उनकी, वो तो बस ऐसे ही बना देती है। अरे नहीं बेटा, इतनी उम्र हो गई मेरी, आज तक इतने लोगों के हाथ का गाजर का हलवा खाया, लेकिन ओए होए होए, जो स्वाद तेरी मम्मी के हाथ के हलवे में है ना बेटा, वो किसी और के हलवे में नहीं मिला मुझे आज तक। अरे हलवाइयों के हाथ के हलवे भी फेल है तेरी मम्मी के आगे तो। और एक राज की बात बताऊं, मुझसे तो खुद इतना बढ़िया नहीं बनता। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा, आप कहो तो मम्मी से कहकर आपके लिए गाजर का हलवा बनवा दूं? अरे बेटा, ये तो नेकी और पूछ पूछ वाली बात हो गई। अब तेरी मम्मी बनाकर भेज देगी तो मैं मना थोड़ी ना करूंगी। मैं तो मम्मी के हाथ के उन बदस्वाद गाजर के पराठों की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही टॉपिक शुरू हो गया। गाजर का हलवा खिलाकर स्वीटी भाभी की मम्मी ने तो सासू माँ को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में कर रखा है। मम्मी जी तो बिल्कुल भक्त बनी हुई है उनकी। लगता है गाजर का हलवा सासू माँ की कमजोरी है। क्यों ना मैं भी इसी बात का फायदा उठाकर मम्मी जी को इम्प्रेस कर लूं। सिर्फ एक कटोरी गाजर का हलवा और मम्मी जी अपने पाले में। इससे सस्ता सौदा और क्या होगा भला। अरे मम्मी जी, आपने ना आज तक सिर्फ लाल गाजर का ही हलवा खाया होगा। मेरी मम्मी के हाथ का बना स्पेशल हलवा नहीं खाया, इसलिए आपको स्वीटी भाभी की मम्मी के हाथ का हलवा इतना पसंद आ रहा है। अच्छा, ऐसी क्या खास बात रहती है तेरी मम्मी के हाथ के हलवे में, हमें भी तो पता चले। मेरी मम्मी कोई ऐसी वैसी गाजर का हलवा नहीं बनाती, वो तो काली गाजर का हलवा बनाती है। मुझे पूरा यकीन है आपने आज तक खाया नहीं होगा। काली गाजर का हलवा तो बेटा मैं पहली बार सुन रही हूँ। ये कौन सी गाजर होती है? मुझे पता था मम्मी जी, आपने काली गाजर का हलवा खाया नहीं होगा। अरे बाजार में बड़े आराम से मिल जाती है, आप कहो तो मैं मम्मी से कहकर बनवा दूं। अरे बेटा, अब तो तूने मेरी कमजोर नस पर हाथ रख दिया। ऐसा है, अब तुझे हलवा बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करो, सब लोग फटाफट तैयार हो जाओ, हम सब तेरे घर चल रहे हैं। तेरी मम्मी काफी दिनों से डिनर पर बुला रही थी, तो आज हम सब वहीं डिनर कर लेंगे और तेरी मम्मी के हाथ का गाजर का हलवा भी खा लेंगे। हाँ मम्मी जी, लेकिन ऐसे अचानक? अरे चिंता क्यों कर रही है, हम कोई 56 भोग नहीं बनवा रहे तेरी माँ से। लेकिन उनके पास इस समय गाजर नहीं हुई तो? इसमें कौन सी बड़ी बात है, गाजर हम रास्ते से खरीदते हुए चलेंगे। और कौन सी गाजर बताई तूने? हाँ, काली गाजर। चिंता मत कर, मैं अभी भेजती हूँ मनोज को सब्जी मंडी। अरे ये मैं कहाँ फंस गई। मम्मी जी तो तुरंत ही जाने को तैयार हो गई और मम्मी मुझे नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मम्मी के हाथ से तो गाजर का हलवा कभी ढंग का बनता ही नहीं। प्रीति अपने बिछाए जाल में फंस चुकी थी। अब सास के सामने वो ये भी नहीं कह सकती थी कि उसके मायके ना जाए, इसलिए बेचारी चुपचाप तैयार होने लगती है। अच्छा मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी को फोन करके बता देती हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, बताने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अब हम बता कर जाएंगे ना तो तेरी मम्मी फॉर्मेलिटी के चक्कर में पड़ जाएगी, बाहर से मिठाई नाश्ता मंगाएगी और जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने लगेंगी। इसलिए किसी को भी वहाँ पहले से फोन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग चल रहे हैं ना, उनको सरप्राइज भी मिल जाएगा और थोड़ी देर साथ में समय भी बिता लेंगे। अच्छा ठीक है। कुछ ही देर में सभी लोग तैयार होकर प्रीति के मायके पहुंच जाते हैं। अरे बहन जी, कैसी हैं आप? भाई आपकी बेटी तो आपकी बहुत तारीफ करती रहती है। आपके हाथ के बने खाने की आज उसने इतनी तारीफ कर दी कि हम लोग अपने आप को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाए। अरे बहन जी, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने जो यहाँ चले आए हैं। आइए ना आप लोग। और ये क्या लेकर आए हैं आप अपने साथ? अरे बहन जी, आज हम लोग ना एक खास फरमाइश लेकर आपके यहाँ आए हैं। अरे बहन जी, फरमाइश की क्या बात है, आप तो हुक्म करिए बस। अरे नहीं नहीं बहन जी, हुक्म नहीं, हम तो आपसे विनती करके बनवा कर खाएंगे। आपकी बेटी है ना, इसने आपके हाथ के गाजर के हलवे की इतनी तारीफ कर दी कि अब हम लोग यहाँ से हलवा खाए बिना हिलेंगे नहीं। क्या बहन जी, हलवा? वो भी गाजर का?
मेरे हाथ के हलवे की प्रीति ने तारीफ की है। हाँ जी बहन जी। अब तो बस आप तैयारी में लग जाइए। हाँ जी हाँ जी, मैं बस तुरंत ही तैयारी में लग जाती हूँ। रसोई में जाकर। सुन रहे हैं क्या किया है आपकी बेटी ने? अरे मैंने इतने सालों में इतनी सारी डिशेस बनाई, लेकिन आपकी बेटी ने तारीफ भी की तो किसकी? गाजर के हलवे की, जो आज तक मुझसे सही तरह से नहीं बन पाया। अरे भाग्यवान, बाहर मेहमान बैठा है, तुम भगवान का नाम लेकर बनाओ तो बनेगा क्यों नहीं। गरिमा जल्दी जल्दी थोड़ी सी गाजर छिलकर चॉपर में डालकर उसको चॉप करती है और फिर उसके बाद दूध डालकर उन्हें पकाने के लिए रख देती है। दूसरी तरफ वो चाय का पानी रखकर नाश्ता लगाने लगती है। मेहमानों को चाय नाश्ता देने की हड़बड़ाहट में गरिमा को याद ही नहीं रहता कि गाजर में डाला हुआ दूध कब का जलकर खत्म हो गया और गाजर कढ़ाई में चिपकने लगी। जब गाजर के जलने की महक आने लगती है तो वो दौड़ते हुए रसोई में जाती है। लो खा लो हलवा, जल गया सारा हलवा और इसमें से जलने की महक भी आ रही है। अब क्या करूं? मेहमानों के सामने जला हुआ हलवा लेकर जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, बेस्वाद बनना अलग बात होती है, ये तो जलकर कड़वा हो गया है, इसे तो किसी के सामने रख भी नहीं सकते। अब क्या करें, हलवा तो तुमसे बनने से रहा, अब इन गाजर का क्या बनाकर खिलाया। ऐसा है कि मेहमान आए हुए हैं, अब उनको भूखे पेट विदा तो कर नहीं सकते। आप बाहर जाओ, मैं देख लूंगी। रमेश को बाहर मेहमानों के पास भेजने के बाद गरिमा एक बार फिर से बची हुई गाजर को कद्दूकस करती है और कद्दूकस करने के बाद सारे मसाले उनमें मिलाकर गाजर के पराठे बना देती है। हलवे की जलने की महक अंजू तक पहले ही पहुंच चुकी थी, इसलिए जब गरिमा थाली में पराठे लेकर आती है तो वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। बिना कोई सवाल जवाब किए सभी लोग चुपचाप गाजर के पराठे खा लेते हैं। बहुत बढ़िया पराठे बनाकर खिलाए बहन जी आपने। अब ऐसा करिए, आप भी बैठकर खा लीजिए, कब से दौड़ भाग कर रही हैं, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। अरे नहीं नहीं बहन जी, मैं बाद में खाऊंगी ना, अभी आप लोग अच्छे से खाइए। अरे नहीं नहीं, आप बैठिए। प्रीति बेटा बैठ जा, अपनी मम्मी के लिए भी थाली में पराठे निकाल दो और आराम से उन्हें भरपेट भोजन कराओ। सास के कहने पर प्रीति अपनी मम्मी को खाना परोस देती है। जैसे ही गरिमा पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसके मुंह का स्वाद ही उतर जाता है। किसी तरह 2 पराठे खाने के बाद उसे बड़ी शर्मिंदगी का एहसास होता है। माफ करना बहन जी, अपने हाथ का बना जो खाना मैं खुद नहीं खा पा रही हूँ, आप लोगों ने बिना अपने चेहरे पर शिकन लाए कैसे खा लिया और साथ में इतनी तारीफ भी करती रही। शायद आपकी जगह कोई और समधन होती तो पता नहीं आज कितना तमाशा करती। अरे बहन जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कोई विशेष काम किया है? देखिए, अगर मुझे अपनी आव भगत ही करानी होती तो मैं आपको पहले ही सूचना ना भिजवा देती कि हम लोग आने वाले हैं, ताकि आप तैयारी कर लें। लेकिन मैं तो चाहती थी कि हम आपके साथ बिल्कुल साधारण सा भोजन करें। और बहन जी, व्यंजन तो मेहमानों के लिए बनाए जाते हैं और हम मेहमान नहीं, एक परिवार है। सच बताऊं, प्रेम से परोसा हुआ भोजन हमेशा स्वादिष्ट ही लगता है। आपने इतने प्यार से जो भी आपके पास था उससे हमारे लिए ये नए तरह के पराठे बनाए तो हमें तो स्वादिष्ट लगने ही थे। जैसे हक और अधिकार से आज हम आपके यहाँ बिना किसी सूचना के आ गए, ऐसे ही आप भी जब आपका मन करे हमारे यहाँ आ सकते हैं। अपने परिवार से मिलने के लिए ना किसी की अनुमति की आवश्यकता होती है, ना ही किसी पूर्व सूचना की। क्या सही कहा ना बहन जी? बिल्कुल सही कहा। आपके सुलझे हुए विचारों से मैं बहुत प्रभावित हूँ बहन जी। हम धन्य हो गए कि आपके घर में हमारी बिटिया बहू बनकर गई है। हम आज बहुत निश्चिंत हैं कि हमारी बेटी बहुत अच्छे परिवार में है और जिस घर में आपके जैसी सास हो उस परिवार में बच्चों को कभी कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। इतना कहकर दोनों समधन आपस में गले मिलने लगती है। मम्मी जी, आप कितने सरल स्वभाव की हैं, लेकिन मैं सच में बहुत ही बुरी बहू हूँ। आपके ऊपर इम्प्रेशन झाड़ने के लिए मैंने मम्मी के हलवे की झूठी कहानी बनाई थी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, वो तो मैं पहले ही समझ गई थी, क्योंकि काली गाजर का हलवा तो बनता ही नहीं, उसका तो बस अचार ही बनता है। क्या आप पहले ही समझ गई थी? और नहीं तो क्या। बाल बधू। रामपुर गांव के किसान दीनाराम ने अपनी बेटी सुगना की शादी 5 साल की उम्र में ही कर दी और 10 साल की उम्र होते होते सुगना के पति की मौत हो गई।
सुगना ने कभी अपने पति का चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन समाज और गांव वालों की तरफ से उसे विधवा का दर्जा दे दिया गया। इस उम्र में सुगना बच्चों की तरह खेलती कूदती, उसे तो विधवा शब्द का मतलब तक नहीं पता था। एक दिन सुगना के सास ससुर दीनाराम के घर आते हैं। हमारी बहू अब 10 साल की हो गई है, इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। अरे लेकिन मेरी बेटी आपके घर जाकर क्या करेगी? वो तो बहुत छोटी है, और वैसे भी आपका बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका आपके साथ रहने का क्या मतलब है? क्या हुआ अगर हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया? इस लड़की से उसकी शादी हुई थी और अब इसे हमारे साथ हमारे घर पर ही रहना होगा, सारा काम संभालना होगा। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता, यही हमारे गांव का रिवाज है, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम पंचायत बिठाएंगे। मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। अब तो इसका फैसला पंचायत में ही होगा। दीनाराम, तुम्हारी बेटी सुगना इनके घर की बहू है और इस नाते उसको इनके साथ जाना चाहिए। सरपंच साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी अभी सिर्फ 10 साल की है, बचपना है उसमें, इन सारी चीजों की उसमें समझ भी नहीं है। सरपंच साहब, दीनाराम हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब आप ही बताइए, बेटा तो हमारा मर गया, क्या बहू को भी हम अपने साथ ना रखे? दीनानाथ, तुम्हें पंचायत की बात माननी ही होगी। माफ कीजिए सरपंच साहब, लेकिन मैं ये आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, अगर तुम पंचायत की बात नहीं मानोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। दीनाराम अपनी 10 साल की बेटी सुगना को लेकर गांव छोड़कर चला जाता है। गांव में कोई नहीं जानता कि दीनाराम अपनी बेटी को लेकर आखिर गया कहाँ। कुछ सालों के बाद सरपंच का पोता दिलीप शहर से पढ़ाई करके गांव वापस लौट आता है। अब वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया था। दादाजी, मुझे शहर में एक लड़की पसंद आ गई थी और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। देखो बेटा, तुम शहर से पढ़कर आए हो, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहाँ अपनी मर्जी से शादी करना अच्छा नहीं माना जाता। यह हमारे गांव के कानून के खिलाफ है। लेकिन दादाजी, वो लड़की भी मेरी तरह बहुत बड़ी डॉक्टर है। इतनी कम उम्र में उसने बहुत पैसा और नाम कमाया है। नहीं नहीं, चाहे वो कितनी भी बड़ी डॉक्टर हो, हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। मेरी माँ मुझे इस बात के लिए कभी मना नहीं करेगी दादाजी। अगर आप मुझे इस बात की परमिशन नहीं देंगे तो मैं अपनी माँ से बात करूंगा। अरे वो क्या तुम्हें परमिशन देगी? वो तो खुद विधवा है, उसका काम सिर्फ घर में काम करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर के सारे फैसले मैं ही लेता हूँ। दिलीप अपनी माँ जमुना के पास जाता है। माँ, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कर दो ना। देख बेटा, 15 साल की थी जब तुम्हारे पापा से शादी करके इस घर में आई थी। 18 साल की उम्र में तुम हो गए और उसके बाद तुम्हारे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तब से लेकर आज तक इस घर में सिर्फ नौकरानी की तरह काम करती आई हूँ। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है माँ? आप मेरी माँ हो, मेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक आपको है। तुम जानते हो बेटा, इस गांव के लोगों की सोच कैसी है। यहाँ पर लड़की के विधवा हो जाने पर उसकी जिंदगी को नरक बना देते हैं ये लोग। और मैं तो वैसे भी कम उम्र में विधवा हो गई थी। लेकिन माँ, इसमें आपकी कोई गलती थोड़ी ना है। जहाँ तक मुझे याद है, पापा किसी बीमारी की वजह से चले गए थे ना। लेकिन तुम्हारे दादाजी और पूरा गांव तुम्हारे पापा की मौत की वजह मुझे समझते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पापा को खा गई। कितनी गलत सोच है इस गांव की। आप बताइए माँ, मैं क्या करूँ? देखो बेटा, तुम्हारे दादाजी और ये गांव वाले कभी तुम्हें उस लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं देंगे। तुम उस लड़की से चुपचाप शादी कर लो और फिर उसे घर ले आना। कुछ दिनों बाद दिलीप शहर की उस लड़की सोनाली से शादी करके उसे घर ले आता है। ये देखकर सरपंच को गुस्सा आ जाता है। मैंने तुम्हें लव मैरिज करने से मना किया था दिलीप।
हमारी गांव वालों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन मैं और दिलीप एक दूसरे को पसंद करते हैं, इस बात से आपको क्या परेशानी है? है लड़की, तुम डॉक्टर हो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जवाब दोगी। चुपचाप इस घर से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। दादाजी, हम इस घर से निकलने के लिए नहीं आए। हम दोनों मिलकर इस गांव में एक हॉस्पिटल खोलेंगे और साथ ही यहाँ के लोगों की सोच को भी बदलने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आज से माँ भी हमारे साथ ही रहेगी। धीरे धीरे दिलीप और सोनाली मिलकर गांव में एक बड़ा अस्पताल खोलते हैं। दिलीप और सोनाली लोगों की बहुत सेवा करते हैं, उनका फ्री में इलाज करते हैं। ये देखकर गांव के लोग दिलीप और सोनाली को बहुत पसंद करने लगते हैं और उनकी लव मैरिज करने वाली बात को भी भूल जाते हैं। तभी एक दिन दिलीप और सोनाली को पता चलता है कि गांव की किसी लड़की का बाल विवाह करवाया जा रहा है, तो वो दोनों फौरन वहां पहुंचते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये लड़की अभी सिर्फ 12 साल की है और आप इसकी शादी करवा रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये तो हमारे गांव में बरसों से होता आया है, इसमें गलत क्या है? सब कुछ गलत ही तो है। इतनी कम उम्र में लड़कियों की शादी करते हो। कोई बाल विधवा हो जाती है और कोई जिंदगी भर अपने ससुराल में नौकरानी बनकर रह जाती है। क्या फायदा होगा इतनी कम उम्र में शादी करवाने से? आपको अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए और सही उम्र में शादी करवानी चाहिए। मेरे पोते और उसकी बीवी का दिमाग खराब हो गया है। इस गांव की परंपरा जैसी है वैसी ही रहेगी। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि लड़कियों के साथ ऐसा कुछ होता है? तभी वहां पर एक बुजुर्ग आदमी आता है। गांव के लोग उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो दीनाराम था। अरे दीनाराम, इतने बरसों के बाद आज गांव में लौट कर आ गए भाई। क्या हालचाल है? देखने में तो तुम काफी रईस लग रहे हो। कहीं पर डाका डाल दिया क्या? डाका नहीं डाला, ये मेरे पापा हैं और मैं सुगना हूँ। शहर में जाकर मैंने अपना नाम बदल दिया था क्योंकि मुझे वहाँ के कॉलेज में पढ़ाई करनी थी और ये नाम वहाँ के माहौल के हिसाब से सही नहीं था। क्या तुम दीनाराम की बेटी सुगना हो, जो बाल विधवा हो गई थी और जिसे गांव से निकाल दिया गया था? हाँ पापा, ये वही सुगना है, लेकिन अब डॉक्टर सोनाली। देखा आप लोगों ने किस तरह मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो तो मेरे पापा ने समझदारी से काम लिया और मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया, वरना मैं भी किसी के घर की नौकरानी बनकर रह गई होती। जिस तरह से सरपंच जी ने अपनी बहू को बनाकर रखा है। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया ना? आज से इस गांव में किसी भी लड़की का बाल विवाह नहीं होगा। हम सब मिलकर ये कसम खाते हैं